डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। हम AKTU में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 4 में लेक्चर नंबर 4 हम आज शुरू करेंगे। यूनिट 4 में आप पढ़ चुके हैं वाटर की हार्डनेस के बारे में, क्या होती है, कितनी तरीके की होती है, यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इवन हार्ड वाटर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर, देन ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद में एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा किया जाता है। और लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, यही डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड के ऊपर बेस्ड। AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम साथ साथ में जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताती रहूंगी कौन सा टॉपिक आया हुआ है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी तक कवर नहीं किया गया है पिछले 4-5 साल में। तो वो हम पढ़ते पढ़ते टॉपिक्स के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। तो डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रैकिश वाटर एक्चुअली होता क्या है। ब्रैकिश वाटर जैसे आप देख रहे हैं, ब्रैकिश वाटर वो होता है जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड पार्टिकल्स जो उसमें हैं वो ज्यादा होते हैं। देखिए, वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स विद पिक्यूलियर सॉल्टी और ब्रैकिश टेस्ट। तो उसका टेस्ट जो है ज्यादा सॉल्ट्स की वजह से, जनरली इसमें कॉमन सॉल्ट ज्यादा माना गया है NaCl की कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वाटर का जो टेस्ट है वो सॉल्टी, जिसको कि हम ब्रैकिश बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। इसी वाटर को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। और डीसैलिनेशन का मतलब क्या है? डी मतलब रिमूवल, सलाइन मतलब सॉल्ट, मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्ट। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर, इट इज नोन एज डीसैलिनेशन। कैसे हम इसको कर सकते हैं वो देखिए, दो तरीके हैं डीसैलिनेशन के, रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोडायलिसिस नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे सिलेबस में है, यही हम पढ़ेंगे। सबसे कॉमन जो ब्रैकिश वाटर का एग्जाम्पल है वो है सी वाटर। सी वाटर जो है वो ब्रैकिश वाटर का एक टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन, डिसॉल्व्ड सॉल्ट जो है वो 3.5% और मे बी मोर। तो देखिए, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस पहले समझना जरूरी है, तब हम रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि सॉल्वेंट मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और बीच में जो सेपरेशन होता है वो होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। इसमें आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, ये क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही चलता है। अब जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, ये हमारे पास यू शेप ट्यूब है जिसमें बीच में यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके इधर सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, और इधर प्योर वाटर है, यानी हम कह सकते हैं सॉल्वेंट है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन प्योर वाटर की तरफ ज्यादा है और सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखेंगे तो कम है। नाउ वाटर जो है वो नेचुरली मूव करना शुरू करता है फ्रॉम इट्स प्योर साइड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। मतलब जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर मूव करता है टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस भी है। जैसे आप सभी जानते हैं, रात को अगर पानी में किशमिश या मुनक्के भिगो के हम रख देते हैं तो सुबह जब आप देखेंगे तो वो स्वलन अप होते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, क्योंकि उनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और पानी की कंसंट्रेशन अंदर किशमिश या मुनक्के के रेजिन्स के अंदर कम होती है और बाहर ज्यादा होती है। तो बाहर से वाटर फ्लो करता है थ्रू देयर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनसाइड दीज रेजिन्स।
ये है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये प्रोसेस ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमेना भी है। अब आते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस से उल्टा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस टू डी आयोनाइज वाटर। डी आयोनाइज का मतलब है कि पूरी तरीके से आयंस को वाटर में से सेपरेट आउट कर देना। ठीक है, बाय पुशिंग इट अंडर प्रेशर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप देखिए ऑस्मोसिस हमने देखा नेचुरल प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें चलता है। अगर इसी तरीके का प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, तो अगर आपको यहां से सॉल्वेंट फ्लो कराना है टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उससे उल्टा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइड पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहां से क्या होगा, तभी यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करना शुरू करेंगे। और अब कैसे फ्लो करेंगे, फ्रॉम इट्स लोअर कंसेंट्रेशन टू दी हायर कंसेंट्रेशन। सॉल्वेंट अपनी लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन पे मूव करना शुरू करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कब हुआ ऐसा, जब हमने इस तरफ से हायर प्रेशर अप्लाई किया, हायर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस टू deionise वाटर बाय पुशिंग इट अंडर प्रेशर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन। किसकी, सॉल्वेंट की, ये लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम वाटर को सॉल्वेंट मान रहे हैं तो हमने इसको वाटर के थ्रू ही डिफाइन किया है। प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन साइड so that the solvent moves from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane। तो ये प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस का। और देखिए यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस है ना। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ऑब्वियसली क्या होगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट्स भी हैं, और प्योर वाटर जिस साइड हम ले रहे हैं उस साइड वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया गया है सॉल्यूशन की तरफ से, तो क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा इस तरफ से इस तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर सॉल्ट से सेपरेट हो जाएगा, सॉल्ट सारे एक तरफ रह जाएंगे और पानी सारा एक तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखिए कॉन्टामिनेंट्स है, वाटर फ्लो कर जाएगा तो जितने भी कॉन्टामिनेंट्स है, चाहे सॉल्ट है या सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सब इस तरफ रह जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम सुपर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये वाटर प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है। क्या क्या देखिए ये रिमूव करता है, पानी से आयंस, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स एंड लार्जर पार्टिकल्स ये रिमूव कर सकता है। तो वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, इवन सी वाटर को अगर ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल मेनली फॉर डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर को अगर डिसलाइन करना है, उसमें सॉल्ट्स रिमूव करने हैं, तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू कर सकते हैं। सी वाटर एंड प्योर वाटर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में द प्रोसेस इज वेरी इजी, काफी आसान प्रोसेस है। इससे हम प्योर वाटर यानी पोटेबल वाटर बना सकते हैं, ड्रिंकेबल वाटर बना सकते हैं। जो हम मेम्ब्रेन इसमें यूज कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसकी जो लाइफ है वो है करीब 2 साल, यानी 2 साल के बाद में, 2 साल के पीरियड में आपको ये रिप्लेस करनी पड़ेगी। Every 2 years semi permeable membrane need to be replaced. By this process sea water is made fit for drinking, और जो पानी यहाँ से ऑब्टेन होगा वो इज यूज्ड इन बॉयलर्स। तो ये वाटर को हम डायरेक्टली बॉयलर्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉयलर्स के अंदर कैसा वाटर यूज किया जाता है उसकी स्पेसिफिकेशंस आपके साथ में हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे जो वाटर हमें मिल रहा है वो परफेक्टली प्योर वाटर मिल रहा है, डीआयोनाइज्ड वाटर मिल रहा है ना, कोई सॉलिड पार्टिकल्स, कोई कॉन्टामिनेंट्स उसमें नहीं है। तो इसको हम हाई प्रेशर बॉयलर्स में अप्लाई या यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखिए इस प्रोसेस के क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर से 99% ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को या आयंस को या पार्टिकल्स को, इवन कोलॉइड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को, सबको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए परफेक्टली प्योर वाटर हमें मिल रहा है, फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज या कंटामिनेंट्स। इट रिमूव्स बोथ आयोनिक एंड नॉन आयोनिक इम्प्योरिटीज, आयनिक नॉन आयनिक दोनों तरीके की इम्प्योरिटीज रिमूव हो रही हैं। बहुत ही लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए, कॉस्ट भी कम है, बहुत इफेक्टिव है ट्रीटिंग ब्रैकिश वाटर को ट्रीट करने के लिए, आपने देखा भी है। और साथ ही सरफेस और
अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर को भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ऑपरेट करने के लिए इसका apparatus, और प्योर वाटर हाई प्रेशर बॉयलर्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि इस वाटर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस से हमें वाटर मिलता है, इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसा कि अभी आपने पीछे भी देखा, हाई प्रेशर बॉयलर्स में हम इनको यूज करते हैं इस वाटर को। लैब एप्लीकेशंस में या टेस्टिंग के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरर्स इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्लीन अप करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, लेड एसिड बैटरीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर्स में जो जनरली आपने देखा होगा घर पे पानी डालते हैं तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, यानी आरओ का वाटर हम यूज करते हैं। कूलिंग सिस्टम्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर्स में यूज ऑफ दिस वाटर। लेजर कटिंग में, कॉस्मेटिक्स, एक्वेरियम्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो ये सब जगह हैं जहाँ पे कि रिवर्स ऑस्मोसिस से जो हमें डीआयोनाइज्ड वाटर मिल रहा है वो हम यूज करते हैं। तो ये था आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय ईडीटीए मेथड। ये टाइट्रेशन के थ्रू किया जाता है और इस टाइट्रेशन को कहा गया है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देखिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम ईडीटीए के थ्रू किसी भी सैंपल ऑफ वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो टाइट्रेशन के थ्रू की जाती है। जो टाइट्रेशन है वो भी कौन सी कैटेगरी में आती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किन टाइट्रेशंस को हम बोलते हैं, वो टाइट्रेशंस जिनमें टाइट्रेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन मेथड है जिसमें हम ईडीटीए को यूज करके गिवन वाटर सैंपल की हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। तो आप देखिए, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती हैं या कौन सी टाइट्रेशंस को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग with a standard solution of ethylene diamine tetraacetic acid which is a complexing agent। तो आप देखिए हार्डनेस जो पानी की है वो हम किससे डिटरमाइन कर रहे हैं, ईडीटीए की हेल्प से डिटरमाइन कर रहे हैं। ईडीटीए क्या है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, यानी वो सॉल्यूशन जिसकी हमें नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ हमें पता है, ठीक है, जिसे हम ब्यूरेट में लेते हैं टाइट्रेशन के दौरान। और ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है, देखिए इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसको ईडीटीए बोला जाता है। और ये ईडीटीए जो है वो किसका काम करता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि ये कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, उनके साथ में एसोसिएट होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। EDTA is a reagent that forms EDTA metal complexes with many metal ions। तो क्योंकि हम हार्डनेस के साथ डील कर रहे हैं तो वाटर में कौन से आयंस हैं, वाटर में बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, ठीक है। तो क्या करता है EDTA इन मेटल आयंस के साथ में कंबाइन करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है EDTA मेटल कॉम्प्लेक्सेस ये बनाता है, इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहा गया है। एल्कलाइन कंडीशंस जो होती हैं, यानी पीएच अगर ग्रेटर देन 9 है, इट फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपके सॉल्यूशन की वाटर की जो पीएच है वो 9 से ज्यादा है, यानी एल्कलाइन है, तो उस कंडीशन में अगर आपका जो वाटर सैंपल है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस हैं तो ईडीटीए क्या करेगा, उन मेटल आयंस के साथ में एसोसिएट हो जाएगा और स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर है ईडीटीए का। ईडीटीए आप देख रहे हैं इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ये कई बार एकेटीयू में स्ट्रक्चर इसका पूछा गया है। तो आप देखिए इथाइलिन का मॉलिक्यूल क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको इथाइलिन कहा गया है। डायअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच्ड है, ये हो गया इथाइलिन डायअमीन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है, 1 लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास देखिए आगे देखिए टेट्रा एसिटिक एसिड,
टेट्रा यानी 4। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अगर ये एसिटिक एसिड किसी के साथ में बॉन्ड करता है, बॉन्डिंग करेगा, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन CH3 का हट जाएगा, बॉन्ड बनाने के काम में आएगा। तो आप देखिए CH2COOH, ये कार्बन ने जो हाइड्रोजन था उसको हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर ली। तो अब देखिए इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसका नाम है EDTA। ठीक है, और ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट मतलब इसमें 6 लोन पेयर्स हैं, 6 बॉन्डिंग साइट्स हैं। 2 लोन पेयर्स तो आप नाइट्रोजन के पास देख रहे हैं और 4 लोन पेयर्स जो हैं आपके ऑक्सीजन के पास होंगे। ठीक है, तो ये हेक्साडेंटेट होता है। EDTA क्या है? ये इथाइलिन, EDTA इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, EDTA जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हम यूज नहीं करते, इसके डाइसोडियम सॉल्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, डाइसोडियम सॉल्ट इसका यूज किया जाता है एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो है EDTA कहाँ लिया जाता है टाइट्रेशन के दौरान? ब्यूरेट में फिल किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, यानी इसकी स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी पता होती है। अब इसमें इंडिकेटर आप कौन सा यूज करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन? इंडिकेटर आप यूज करते हैं EBT, इसका शॉर्ट फॉर्म है EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर भी कोशिश कीजिएगा आप याद कर सके तो, हालांकि ये कभी थ्योरी में पूछा नहीं गया है, बट स्टिल एरियोक्रोम ब्लैक टी इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल देखिए इसका क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ EDTA। EDTA क्या मतलब, जो ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। टोटल हार्डनेस जो है वाटर में वो किसकी वजह से है? वो है बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। जो ज्यादातर हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं सॉल्ट्स, वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? यहाँ पे बताया गया है कि वो है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको अब तक याद हो गया होगा, फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल अगेंस्ट EDTA यूजिंग EBT या एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। तो टोटल हार्डनेस जो हम वाटर की डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसको टाइट्रेट करते हैं वाटर सैंपल को। किससे टाइट्रेट करते हैं? EDTA से। और इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? EBT इंडिकेटर यूज किया जाता है। सबसे पहले अब इसमें क्या होता है, देखिए हम करते क्या है, हम अपना वाटर सैंपल लेंगे कोनिकल फ्लास्क में या टाइट्रेशन फ्लास्क में, जितना भी मेजर्ड अमाउंट 10 ml ले लिया मान लीजिए। फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एरियोक्रोम ब्लैक टी यानी इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, इस वाटर सैंपल में अपना एक pH को स्टेबलाइज करने के लिए बफर मिक्स करते हैं, जिससे कि हमारा pH जो है वो एल्कलाइन साइड पे मेंटेन रहे। ठीक है, तो बफर उसमें हम मिक्स करते हैं, और उसके बाद में हम कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर की यानी EBT की ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप इंडिकेटर वाटर सैंपल में ऐड करेंगे, तो आपका जो वाटर सैंपल है उसका कलर हो जाएगा वाइन रेड। हालांकि ये जो इंडिकेटर है EBT, इसका अपना कलर जो होता है वो होता है डार्क ब्लू, काफी डार्क ब्लू होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस इंडिकेटर को वाटर में ऐड करते हैं, तो आपके वाटर सैंपल का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? वाइन रेड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि EBT वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में मिल जाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर है वो है वाइन रेड। देखिए, इनिशियली EBT फॉर्म्स अ वीक EBT Ca+2 या मैग्नीशियम +2 कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, इसका कलर होता है वाइन रेड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस? ये वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप अपने कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके EDTA ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस शेकिंग के साथ में। अब जब आप इसमें EDTA ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में EBT की बॉन्डिंग बनी हुई है ये टूटती है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस यहाँ से निकल के अब EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले बना जो वाइन रेड कलर का था, जब हमने इसमें EDTA मिलाना शुरू किया तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम और EBT का बीच का बॉन्ड टूट गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम हम किसके साथ जोड़ेंगे? EDTA के साथ में, नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। ठीक है,
और वो जो हमारा बना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नए वाला, उसका कलर कैसा है? कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, वो कलरलेस है। लेकिन ये जो ईबीटी फ्री हो गया, ठीक है, ये कहाँ है? वाटर में ही है। और ईबीटी का कलर मैंने आपको बताया था कैसा होता है, डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू। तो अब जो आपका वाटर सैंपल है उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। क्यों हुआ ब्लू? वाइन रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि जो नया कॉम्प्लेक्स बना है वो तो कलरलेस है, लेकिन ईबीटी जो है, इंडिकेटर जो है, उसका अपना कलर ब्लू है और वो अब फ्री फॉर्म में वाटर में है ना। तो उसका हमारे पूरे वाटर सैंपल का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एंड पॉइंट होगा। इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होगा? वाइन रेड टू ब्लू। देखिए, ऑन एडिशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेफरेबली फॉर्म्स अ स्टेबल EDTA मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लीविंग द फ्री EBT इंडिकेटर इन सॉल्यूशन विच इज स्टील ब्लू इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया बफर। तो जो बफर हमने लिया हुआ है उसकी प्रेजेंस में जो ये हमारा इंडिकेटर है ये स्टील ब्लू कलर देता है, डार्क ब्लू कलर देता है। Thus the end point is the change of color from wine red to blue। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म में आपको दिखा रखी हैं। ये आपको जब भी अगर ये आता है लिखने के लिए, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल बाय EDTA मेथड, या क्या प्रोसेस होगा, तो आपको ये लिखनी होंगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइवा ऑल्सो। जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं उसमें जो वाइवा होगा उसके लिए भी ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ दिखाया है कि EBT जो है इसका कलर ब्लू होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। जब भी हम वाटर सैंपल में इसको मिलाएंगे तो क्या होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाता है और ये बनाता है EBT और कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना जिसका कलर है वाइन रेड। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि अगर EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलता है तो क्या होता है, तो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, लेकिन ये कलरलेस है। ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा बना था वाटर में, हमने EBT ऐड किया, ये बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसी में EDTA मिलाना शुरू किया। तो अब क्या होगा, ये EBT यहाँ आ जाएगा और EDTA हमारा इसको रिप्लेस कर जाएगा। ये देखिए, ये नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया और ये कैसा है, ये कलरलेस है। ये ऊपर बताया भी गया आपको, इस रिएक्शन में बताया गया है ये कलरलेस है और स्टेबल है। और साथ में EBT क्या हुआ, EBT रिलीज हो गया, तो इसका कलर कैसा है, ब्लू। अब आप इसको समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, हार्ड वाटर है जिसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है, इसका बफर सॉल्यूशन आपने ऐड किया हुआ है जिसका pH कितना है, 9 to 10। ठीक है, 9 से 10 के बीच में आप इसको स्टेबल बफर करना चाहते हैं। और इसमें आपने इंडिकेटर ऐड किया ब्लू कलर का EBT। तो क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो EBT के साथ में एसोसिएट हो गए और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। वाइन रेड कलर का आपका कॉम्प्लेक्स बना, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। आगे आपने क्या किया, इसमें EDTA मिलाना शुरू किया और जब तक मिलाया जब तक कि आपका सॉल्यूशन वाइन रेड से ब्लू कलर में चेंज नहीं हो गया। क्यों हुआ ये, क्योंकि यहां से EBT हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, EDTA। और EBT कहाँ चला गया, वाटर सैंपल में फ्री फॉर्म में। ठीक है, तो ये कलरलेस है आपका, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और ये हो गया ब्लू। ये है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से ये हम परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से ये टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है लैब के अंदर। सबसे पहला है प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। ये लिखने के लिए भी आ जाता है, हालांकि ये जो है ये टॉपिक आपका बहुत पहले भी सिलेबस में था, बीच में ये रिमूव हो गया था और अब ये री इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जब पहले था तब तो ये काफी आता था एक्सटर्नल एग्जाम्स में लिखने के लिए, AKTU एग्जाम्स में लिखने के लिए भी आता था और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं वो भी काफी आते थे। लेकिन जब से ये री इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 3-4 साल से, तब से इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अब 3-4 साल से नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है हरगिज कि ये नहीं आ सकता या नहीं आएगा। AKTU अपने क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, अपग्रेड कर रही है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, है ना। और ये तो आपका दोनों थ्योरी और वाइवा दोनों को कवर कर रहा है।
तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर इसको कर लेते हैं तो भी आपका उसमें फायदा ही है। तो देखिए ये प्रोसेस है, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। इसके लिए आप क्या करते हैं, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इन अ क्लीन कोनिकल फ्लास्क। स्टैंडर्ड वर्ड जब भी हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमें उसकी स्ट्रेंथ पता है। ठीक है, जब भी हम कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ हमें पता है। ठीक है, यानी हमें पता है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं और कितनी है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है जिसके 50 ml हमने लिए हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर। उसमें हमने 10 ml बफर सॉल्यूशन ऐड किया है और 4 से 5 ड्रॉप्स EBT इंडिकेटर की ऐड की है। फिर उसको टाइट्रेट किया है हमने EDTA सॉल्यूशन से, जो कि हमने ब्यूरेट में ले रखी है। एंड पॉइंट क्या होगा, कलर चेंज होगा आपका वाइन रेड से स्टील ब्लू। अब जो वॉल्यूम हमारी EDTA की लगी है इस टाइट्रेशन के दौरान, उसको हम मान लेते हैं कि V1 ml लगी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA में हमारी वॉल्यूम कितनी लगी है EDTA की, V1 ml। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एस्टिमेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। प्रोसेस यही रहेगा, अब हमेशा सिर्फ हमारा वाटर सैंपल जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, अब हम लेंगे गिवन हार्ड वाटर सैंपल, यानी अननोन जो हार्ड वाटर सैंपल है जिसकी हार्डनेस हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने वही 50 ml पिपेट आउट कर ली अपनी गिवन हार्ड वाटर सैंपल को कोनिकल फ्लास्क में और इसको टाइट्रेट किया EDTA से। जैसा ये प्रोसेस था बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, अब माना कि EDTA जो यूटिलाइज हुआ है इस टाइट्रेशन में उसकी वॉल्यूम है V2 ml। नेक्स्ट आ जाइए, फिर हम कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम लेते हैं बॉइल्ड वाटर सैंपल। तो 3 सैंपल हम यूज कर चुके हैं, एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, एक अननोन हार्ड वाटर अननोन सैंपल, और एक तीसरा हमने लिया है बॉइल्ड हार्ड वाटर। बॉइल्ड हार्ड वाटर का मतलब क्या हुआ, जब हम वाटर को बॉईल कर देते हैं तो उसमें से कौन सी हार्डनेस खत्म हो जाती है, टेम्परेरी, सिर्फ परमानेंट बचती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हमने लिया है परमानेंट हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, बॉइल्ड वाटर सैंपल। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, 100 ml सेम हार्ड वाटर सैंपल लिया है 250 ml बीकर में और इसको बॉईल किया हमने 15 मिनट्स के लिए। बॉइलिंग के दौरान क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इसी वाटर को हम ठंडा करेंगे, फिल्टर करेंगे और इसको 100 ml बना लेंगे स्टैंडर्ड फ्लास्क में बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब इस वाटर से 50 ml हम लेंगे। ठीक है, 50 ml पिपेट आउट करेंगे फिर से कोनिकल फ्लास्क में, और जैसे हम पहले टाइट्रेशन करते आए हैं ठीक उसी तरीके से अपनी टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। लेट अस से कि जो वॉल्यूम हमारी EDTA बॉइल्ड वाटर सैंपल के लिए यूज हुई है वो कितनी है, V3 ml है। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सबसे पहला स्टेप होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे हम मानते हैं कि हमने अपना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनाया, कि हमने 1 ml पानी के अंदर 1 मिलीग्राम CaCO3 डिजोल्व किया वाटर बनाने के लिए, वाटर सैंपल बनाने के लिए। तो ये क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमने कितना CaCO3 डिजोल्व कर रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हो गया, है ना। हमने 1 ml पानी में 1 मिलीग्राम CaCO3 डिजोल्व किया है, तो ये 50 ml कर लेते हैं। 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम CaCO3 का, 50 मिलीग्राम। ठीक है, हमने वहां देखा था कि 50 ml जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है वो कितना EDTA कंज्यूम करता था, V1 ml कंज्यूम करता था। ठीक है, अब V1 ml EDTA कंज्यूम कर रहा है 50 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। 1 ml कितना करेगा, 50 बाय V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 1 ml EDTA कितने मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट के बराबर है ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये जो स्टेप है इसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। नेक्स्ट आइए, अब हम एस्टिमेट करेंगे टोटल हार्डनेस वाटर सैंपल की। यहाँ पे हमने क्या किया, 50 ml हमने गिवन हार्ड वाटर सैंपल लिया। अच्छा देखिए यहाँ पे तो हम 50 ml लेके चल रहे हैं, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 50 ml हो, आपको डेटा क्वेश्चन से उठाना है। ठीक है, यहाँ पे तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम हर बार 50 ml ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 50 ml ऑफ द गिवन हार्ड वाटर सैंपल लिया। इसके जो EDTA लगता था वो कितना लगता था, पीछे हमने देखा था जब हम परफॉर्म कर रहे थे, V2 ml ऑफ EDTA लगता था। अब हार्डनेस किस में निकाली जाती है, हमेशा CaCO3 की टर्म्स में निकाली जाती है ना। इसके रीजन भी हम पढ़ चुके हैं, 2 रीजन है इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ CaCO3, यानी जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था EDTA का, जो भी वैल्यू हमारी वहां पे आई थी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। क्यों किया हमने ऐसा? अपने इसको कन्वर्ट करने के लिए CaCO3 की टर्म्स में। ठीक है, तो हमारा V2 ml ऑफ EDTA लगा था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 50/V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट के लिए, यानी 1 ml EDTA में कितना CaCO3 था? 50/V1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने V2 से, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए CaCO3 में। सीधी सी बात है कि V1 1 ml में है, 1 ml EDTA में है 50/V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, तो V2 ml में होगा कितना? V2 इंटू 50/V1। ठीक है, देयरफॉर 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू, सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस 1 ml ऑफ EDTA बराबर 50/V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, तो 1000 ml होगा कितना? 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल होगा कितना? वहां 50 था, यहाँ 1000 लिया हमने, कितना हो जाएगा? 50 इंटू V2 इंटू 50/V1, V2 इंटू 50/V1 इंटू कितना हो जाएगा? 1000/50। ठीक है, इंटू 1000/50। ठीक है, 50 हमारा नीचे आ जाएगा, है ना, 1000 हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो ये हो गया टोटल हार्डनेस। देखिए कितनी हो जाएगी फिर हमारी, यहाँ पे 50 से 50 कट जाएगा, तो ये हो गया 1000 इंटू V2/V1 ppm, राइट। अब एस्टिमेट करनी है हमें परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। जैसे ये किया है ठीक उसी तरीके से ये होगा। बॉइल्ड वाटर सैंपल के लिए देखिए कितनी वॉल्यूम लगी थी हमारी EDTA की? V3 ml लगी थी। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ CaCO3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50/V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 से। फिर हम कहेंगे कि 1000 ml जो है गिवन हार्ड वाटर सैंपल, 1000 के लिए कितना लगेगा? V3 इंटू 50/V1 इंटू 1000/50, राइट। तो ये हो जाएगी हमारी, फिर से 50 से 50 कट जाएगा, ये हो गया हमारा 1000 इंटू V3/V1 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स। तो परमानेंट हार्डनेस कितनी आई? 1000 इंटू V3/V1। अब देखिए आपके पास टोटल हार्डनेस भी है, परमानेंट हार्डनेस भी है, बचा क्या? टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल में से परमानेंट को माइनस कर लेंगे, तो आपकी ये टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी कैलकुलेट करके। ये देखिए टेम्परेरी हार्डनेस हो गई, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, दोनों चीजें आपके पास है, तो ये हो जाएगी 1000/V1 ब्रैकेट में V2 माइनस V3। अब आपको जब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ये तो हो गया कि रिटन पार्ट आपको लिखना है अगर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसके लिए मैंने इस तरीके से ये फॉर्मूले लिख दिए हैं, जिनको आप आसानी से यूज करके अपने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना लिख के मैंने इसको फॉर्मूला बेस्ड बना दिया है, तो आप सीधे फॉर्मूले लगा के अपना न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिकल है उसमें हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की, उसको हम N1 मान लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 ml वाटर में CaCO3 कितना है, आपका जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना CaCO3 है, ये आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, उसको आप N1 एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA, इसको हम N2 एज्यूम करेंगे। इसके लिए आपको क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड इनटू N1, यानी ये जो कैलकुलेट किया था इनटू N1, ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको कैलकुलेट करना है टोटल हार्डनेस फॉर 1000 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर। जो आपका हार्ड वाटर 1000 ml यानी कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर जो हार्ड वाटर है उसकी टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड बाय हार्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर। ये सब आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, डेटा गिवन होगा पूरा आपका। इनटू N2 क्या है? ये जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये N2 है, इनटू 1000 हमने यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि हमें ये निकालना है ppm में या मिलीग्राम्स पर लीटर में, ठीक है, इसलिए हमने इसको किया है इनटू 1000। परमानेंट हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखिए सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर सैंपल को बॉइल्ड हार्ड वाटर से रिप्लेस करना है। तो ये वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड बाय बॉइल्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल इनटू N2 फिर से यही है मल्टीप्लाइड बाय 1000, एंड लास्ट में आप टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस से। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे।
ये 2 बार आ गई है स्लाइड। तो डिलीट कर देते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, 1 gram of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution was made up to 1000 ml with distilled water। तो सबसे पहला जो स्टेप था आपका वो क्या था, आपको निकालना है 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम्स आपके CaCO3 हैं। तो पहला स्टेप देखिए, आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि 1000 ml वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में कितने मिलीग्राम्स, कितने ग्राम CaCO3 है, 1 ग्राम CaCO3 है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 ml में होगा कितना, तो 1 ml में होगा कितना, 1 ml डिस्टिल्ड वाटर में हो जाएगा 1/1000। ठीक है, ये ग्राम्स में है तो इसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कट गया तो ये आ गया हमारा 1 मिलीग्राम CaCO3। तो यहां से आपको मिल गया कि 1 ml डिस्टिल्ड वाटर में आपका 1 मिलीग्राम CaCO3 है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA इनटू N1। N1 क्या है, ये जो आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, N1। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं, N2 बोल रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा, देखिए इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन पढ़िए, 50 ml of solution required 45 ml of EDTA solution for titration। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपकी कितनी है, 50 ml, और EDTA कितना रिक्वायर्ड है, 45 ml। ठीक है, और N1 की वैल्यू आपकी क्या आई है, 1। तो ये आ गया आपका 50/45। ठीक है, ये आ गई आपकी N2 की वैल्यू। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड फॉर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय N2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय N2, और 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको मिलीग्राम्स पर लीटर में बदलने के लिए। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, परमानेंट हार्डनेस, सॉरी टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस नहीं, परमानेंट हार्डनेस तो हम बॉइल्ड वाटर से निकालेंगे। तो ये है आपकी टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड बाय हार्ड वाटर सैंपल divided by volume of hard water sample multiplied by N2 and multiplied by 1000। 1000 हमने क्यों किया है, ppm में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेटा देख लेते हैं अपना क्वेश्चन से, देखिए आगे देखिए, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 28 ml ऑफ EDTA। 28 ml EDTA लगाए 50 ml हार्ड वाटर के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 28/50 इनटू N2 आपका क्या था, N2 था आपका 50/45, 50/45 इंटू 1000, राइट। 50 से ये 50 कट गया आपका, एंड ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 5 9 45, 2 10, ये आपका आ जाएगा। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं अपनी कैलकुलेशन जो मैंने की हुई है मैं वहां से देख लेती हूँ।
ये आ जाएगा आपका 622.22 ppm। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया टोटल हार्डनेस। अब आप निकालेंगे परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो है उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, यहां पे आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड फॉर बॉइल्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल इंटू N2 इंटू 1000। तो यहां पे फिर से क्वेश्चन को रेफर करते हैं। यहां पे आपका डेटा गिवन है 50 ml of hard water required 28 ml of EDTA and after boiling and filtering required 15 ml of EDTA, यानी 50 ml ही हमारा बॉइल्ड वाटर सैंपल भी, EDTA कितना लगा है 15 ml। तो यहाँ पे आएगा आपका 15 अपॉन 50 इंटू N2 कितना है आपका, फिर से वही 50 अपॉन 45 इंटू 1000। ये आपका 50 से 50 चला गया और ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके 333.33 ppm। अब आपके पास में टोटल हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस आपको कैलकुलेट करनी है। टेम्परेरी हार्डनेस आप जानते ही हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। देखिए ये आ जाएगा आपका क्या है, ये 622.22 माइनस 333.33 और ये आ जाएगा आपका माइनस करके 288.89 ppm। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन हर बार, मतलब यही आपकी लैंग्वेज भी यही होगी, सिर्फ आपका डेटा वेरी करेगा। यही स्टेप्स आपको बार बार फॉलो करने हैं। क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल्स सेम पैटर्न रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.45 grams of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution was made up to 500 with distilled water sample। तो 500 ml of distilled water, इसमें कितना है आपका 0.45 grams ऑफ CaCO3 है। ठीक है, तो 1 ml में होगा कितना, 1 ml में होगा 0.45 अपॉन 500 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चला गया और ये 2 से कट गया, ये आ गया आपका 2 5 10 2 4 8.90 मिलीग्राम्स। ठीक है, ये आ गया आपका 0.90 मिलीग्राम्स। ये क्या है आपका N1 आ गया आपका 0.9 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA, यानी 1 ml EDTA में कितने मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 है। ठीक है, इसके लिए आपका आंसर डेटा उठाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, स्टैंडर्ड वाटर लेंगे यहाँ पे हम, इनटू N1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए आपकी कितनी है, आगे देखते हैं। 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ EDTA फॉर टाइट्रेशन। 50 ml ही आपका सॉल्यूशन है, 50 ml ही आपको EDTA लगा है। N1 आपका कितना है 0.9 है, तो ये आ जाएगा आपका फिर से 0.9, ठीक है, मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस आप देखिए कितनी होगी। टोटल हार्डनेस के लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर हार्ड वाटर सैंपल अपॉन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इंटू N2 इंटू 1000।
क्वेश्चन से उठाते हैं डेटा। ये जो आपने निकाला है ये आपका N2 आया है। तो आगे देखिए 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ EDTA। 18 ml लगा है आपका किसमें, 50 ml में। 18 लगा है 50 ml हार्ड वाटर के लिए, और N2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.9 है। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। 10, ये 0 से 0 गई, 2 0, और 5 2 10, ये आ गया आपका 18 इंटू 18, तो ये आ जाएगा आपका 324 ppm। ये आ गई आपकी टोटल हार्डनेस। नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट परमानेंट हार्डनेस। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ EDTA फॉर बॉइल्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, है ना आसान, इंटू N2 इंटू 1000। वॉल्यूम देखते हैं क्वेश्चन से। आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ EDTA। कितने ml हार्ड वाटर है हमारा, 50 ml है, जिसको बॉईल किया हमने, तो 50 ml ही बॉइल्ड वाटर सैंपल हो गया। 10 ml आपका EDTA लगा है, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 50। N2 की वैल्यू क्या है, 0.9, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 10 पॉइंट हटा दिया, 0 गई, और ये हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 180 ppm। यस, नाउ टेम्परेरी हार्डनेस हो जाएगी हमारी इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। दोनों आपने कैलकुलेट कर रखी है। टोटल हार्डनेस है आपकी 324 माइनस परमानेंट है 180, तो ये आ गया आपका 144 ppm। देखिए ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया था, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, सिर्फ आपका डेटा बदलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे ये न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.53 grams of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution was made up to 1000 ml with distilled water। तो 1000 ml of distilled water में कितने मिलीग्राम CaCO3, कितने ग्राम है, 1.53 ग्राम ऑफ CaCO3। 1 ml में होगा कितना, 1 ml में होगा हमारा 1.53 अपॉन 1000 इंटू 1000 से 1000 गया, तो ये आ गया हमारा अगेन 1.53 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। क्या आया ये आपका N1, ठीक है, ये आ गया आपका N1। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA, क्या मानते हैं हम इसको, N2। ये कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन सा हार्ड वाटर है ये, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। किसने यूज किया, बाय स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू N1, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, आगे देखिए 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 32 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। तो ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। 32 ml EDTA लगा है 50 ml सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50 ml हमारा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, कितना लगा है, 32 लगा है, ठीक है। N1 कितना आया था आपका 1.53। ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 2.34 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, ठीक है। ये क्या है आपका N2 है। फिर अब आपको क्या निकालनी है, अब तो याद हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, टोटल हार्डनेस निकालनी है। टोटल हार्डनेस हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड
बाय वाटर सैंपल, हार्ड वाटर सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, N2 से, मल्टीप्लाइड बाय N2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ppm में कन्वर्ट करने के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, डेटा लेंगे क्वेश्चन से। देखिए 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 16 ml ऑफ EDTA, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 ml EDTA लगा है 50 ml हार्ड वाटर सैंपल के लिए। N2 की वैल्यू आपकी क्या आई थी, N2 की वैल्यू आई थी आपकी 2.34, तो यहाँ लिखेंगे 2.34 इंटू 1000। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 748.8 ppm। नाउ नेक्स्ट निकालनी है आपको परमानेंट हार्डनेस। फॉर्मूला होगा इसका वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड बाय बॉइल्ड वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ EDTA फॉर बॉइल्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, इंटू N2 इंटू 1000। देखिए बॉइल्ड वाटर के लिए कितना लगा है, आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर्ड 9 ml ऑफ EDTA, यही 50 ml को 9 ml EDTA लगा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/50। N2 की वैल्यू आपकी कितनी है 2.34 इंटू 1000, ये आपका आएगा कैलकुलेट करके 421.2 ppm। नाउ नेक्स्ट टेम्परेरी हार्डनेस, इज इक्वल टू टोटल माइनस परमानेंट। देखिए कैलकुलेट करके क्या आता है ये 748.8 माइनस 421.2, तो ये आ जाएगा आपका 327.6 ppm। अब तक तो याद हो गए होंगे स्टेप्स और कैसे करने हैं। सो दैट इज ऑल, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको जो मैंने फॉर्मूले वाली शीट आपको दिखाई थी, जो स्लाइड थी आपकी ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको इस फॉर्म में कहीं बुक में या कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक्स में या किसी भी नोट्स में। ये मैंने थोड़ा सा स्टडी करके अपने आप से फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को यूज करके आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आपने देखा भी है एक के बाद एक हमने 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तीनों में आपने ये भी देखा होगा कि लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी है तीनों क्वेश्चंस की, तीनों न्यूमेरिकल्स की, सिर्फ आपका डेटा बदला है जगह जगह। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट, एज आई टोल्ड यू, ये अभी तक जब से आपका सिलेबस रिवाइज होके आया है तब से हाउ टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल या इसके ऊपर न्यूमेरिकल AKTU एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन पहले जब ये आपके सिलेबस का पार्ट हुआ करता था तो इससे न्यूमेरिकल्स रिपीटेडली पूछे जाते थे, और इवन थ्योरी भी पूरी लिखने के लिए आई है, जिसमें आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल भी लिखना होगा, आपको इक्वेशंस भी लिखनी होंगी, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है वो भी सारा आपको देना होगा, कैलकुलेशंस इंक्लूडेड। ठीक है, जब आप थ्योरी लिखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन भी इंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से आप कैलकुलेशंस करते हैं। राइट, और न्यूमेरिकल के लिए तो आप ये फॉर्मूले आराम से यूज कर ही सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे
फिर से हाउ टू डिटरमाइन द एल्कलाइनिटी ऑफ गिवन वाटर सैंपल, ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। और ये भी आपका सेम वही है, AKTU में पहले आया करता था, पहले था हिस्सा AKTU का, बीच में हट गया था, री इंट्रोड्यूस हुआ है। जब से री इंट्रोड्यूस हुआ है क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट। So meet you in the next lecture. Thank you.